हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की एक्सरसाइज, चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट कर दिया है। चैप्टर 2 की होल होल थियरीज कंप्लीट कर दी है। ओके, अब देखो, आगे के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में रखे हैं। ओके, और जो भी मैं हैंड रिटन नोट्स यहाँ लिखता हूँ वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर दो, कि जैसे ही मैं नया वीडियो रखूँ तुरंत आपके पास पहुंच जाए। ओके, और आपके मित्रों को भी, आपके फ्रेंड सर्कल में भी ये वीडियो शेयर करो और उनको भी सब्सक्राइब करवाओ। ओके, अच्छा, तो ये आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज के 2.1 से 2.11 तक के सभी सम्स। ओके, तो इस लेक्चर में ही हम कंप्लीट करेंगे 2.1 से 2.11 पूरी एक्सरसाइज। चैप्टर 2 की पूरी एक्सरसाइज इसी लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, अच्छा, तो ये जो पहला सम है एक्सरसाइज 2.1 में, वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं, ये आईएमपी है। ओके, तो ये आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। यहां पर आपको 2 चार्जेस दिए हैं, दोनों कितने डिस्टेंस पर है, 16 सेंटीमीटर अपार्ट है। ओके, एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। हमें क्या फाइंड करने हैं, पहले तो आपको कहां पर कंसंट्रेट करना है, हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं। कैसे पॉइंट, जहां पर पोटेंशियल जीरो हो, जहां पर पोटेंशियल जीरो हो ऐसे पॉइंट फाइंड करने हैं। तो इसके लिए अब देखो, टेक द पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी जीरो, वो तो हमें कुछ उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, सम्स में इसका कुछ काम नहीं आना है। ओके, इसका ये कोई नेसेसरी सेंटेंस नहीं है, दे दिया है तो कोई बात नहीं। चलो शुरू करें। यहां पर 2 चार्जेस दिए हैं, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए पर चार्जेस क्या है, यहां पर चार्जेस Q1 क्या है, 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ओके, और यहां पर चार्ज Q2 है, Q2 वो कितना है, -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। अब हमें ऐसे पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहां पर पोटेंशियल जीरो हो, तो वो इन दोनों के बीच में भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं। तो पहले हम केस 1 लेते हैं, जो बीच में लेते हैं। तो यहां पर लिख देता हूं केस 1। तो केस 1 में हम क्या करेंगे, यहां पर किसी कोई एक जगह पर, सपोज मैंने, मान लो कि यहां पर, ऐसा नहीं है कि मैंने मिड पॉइंट लिया है, कहीं पर भी आप दिखा सकते हो। यहां पर पॉइंट पी है, यहां पर पॉइंट पी है, और वहां पी पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है। अब यहां Q1 से P तक का डिस्टेंस R है ऐसा मान लो। अब देखो, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस R ले लिया। पूरा 2 चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, 16 सेंटीमीटर है पूरा। तो सेंटीमीटर को हम किस में डिवाइड, सेंटीमीटर दिया है ना, हमें क्या दिया है वो भी कंसंट्रेट करना है, कि यहाँ पर हमें 16 सेंटीमीटर दिया है, तो मीटर में क्या होगा, डिवाइड बाई 100, तो 0.16 मीटर। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस
0.16 मीटर है। दोनों के बीच का डिस्टेंस है ये, यहां से ए तक का डिस्टेंस, यहां से ए और बी, ए और बी से ए और बी के बीच का डिस्टेंस 0.16 है। देखो पूरा डिस्टेंस 0.16 मीटर है, इतना डिस्टेंस आर है, तो इतना क्या होगा, पूरे में से ये निकाल दो 0.16 माइनस आर, यहां पर 0.16 माइनस आर, इतना डिस्टेंस होगा। ओके, यहां पर हम पार्टीशन ले लेते हैं, पार्टीशन। अब देखो यहां पर P पॉइंट पर Q1 के कारण भी पोटेंशियल लगेगा, Q2 के कारण भी पोटेंशियल लगेगा, तो VP कैसे बनेगा, Q1 के कारण प्लस Q2 के कारण। ओके, तो P पॉइंट पर पोटेंशियल तो 0 है, पता है हमें। V1 फॉर्मूला क्या होगी, K Q1 अपॉन R, यानी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो R है। यहां पर K Q2 अपॉन डिस्टेंस, यहां Q2 है, तो Q2 से P तक का डिस्टेंस ये 0.16 माइनस R। अब देखो दोनों में से पहले Q1 और Q2 की वैल्यू रख दो, तो ये तो 0 है, K वैसा के वैसा Q1 यानी 5 इंटू 10⁻⁻8, ओके, अपन में R। अब K Q2 की वैल्यू -3, तो माइनस आगे आ जाएगा प्लस की जगह, -3 इंटू 10⁻⁻8, माइनस था वो मैंने आगे ले लिया, 0.16 माइनस R, ये हुआ। दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, दोनों में K है, दोनों में 10⁻⁸ है, तो वो कॉमन निकल जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू दोनों में से K और 10⁻⁸ कॉमन निकल गया, तो बाकी क्या बचा, 5 अपॉन R माइनस 3 अपॉन 0.16 माइनस R, ये दोनों इधर 0 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 5 अपॉन R माइनस 3 अपॉन 0.16 माइनस R। माइनस वाला टर्म इस साइड ले लो, तो इस तरफ आ जाएगा, तो 3 अपॉन 0.16 माइनस R इज इक्वल टू 5 अपॉन R। अब देखो ध्यान से, अब केस 1 में मैंने पॉइंट अंदर लिया है, ए बी के अंदर पॉइंट लिया है, अगर मैं बाहर लू तो ये 0.16 माइनस आर है, उसकी जगह हमें आर माइनस 0.16 ले लेना है। इतना सारा स्टेप फिर से करना जरूरी नहीं है, तो इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं। फिर से बोलता हूं, अभी हमें तो पॉइंट्स चाहिए, तो एक बार अंदर पॉइंट लेना है ए बी के अंदर, एक बार बाहर लेना है, तो अंदर के लिए हमने इतना सिंप्लीफाई किया, वैसा ही सिंप्लीफाई बाहर के लिए भी आएगा, तो फिर से करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ चेंज क्या होगा, अगर बाहर का पॉइंट होगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 0.16 माइनस आर की जगह केस 2 में हम क्या लेंगे, आर माइनस 0.16 लेंगे। ओके, अच्छा अब इसमें से आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लेते हैं, आर इस तरफ 3R
फाइव के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.16 माइनस आर, ब्रैकेट ओपन कर दो, 3r इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 0.80 माइनस 5r, आर आर एक तरफ ले लो, आर आर एक तरफ ले ले तो 3r तो है, माइनस 5r इस तरफ तो प्लस 5r इज इक्वल टू 0.80। ओके, तो कितने आर हुए, 3r प्लस 5r, 8r इज इक्वल टू 0.80। 8 को डिवाइड कर दो तो r इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो r इज इक्वल टू 0.80 के नीचे 8 डिवाइड हो गया तो r इज इक्वल टू 0.10 मीटर, यानी r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो आंसर हम किस में फ्रेम करके लिखते हैं, तो यानी आंसर क्या लिखेंगे वर्ड में कि हमें वो पॉइंट Q1 से कितने डिस्टेंस पर, तो पॉइंट P विल बी, देखो कितने डिस्टेंस पर, 10 सेंटीमीटर, कहां से, Q1 से, तो हम लिखेंगे कि पॉइंट P हियर, पॉइंट P will be at 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1। ऐसा हमें आंसर लिखना है। ये तो दोनों के बीच का आया। अब हम केस 2 लेते हैं। तो केस 2 क्या है, केस 2 यानी अगर पॉइंट बाहर हुआ, ओके, इफ पॉइंट आउटसाइड ऑफ ए बी, ओके, इफ पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ ए बी, आउटसाइड ऑफ ए बी की आउटसाइड है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, देन फ्रॉम इक्वेशन 1, मैंने इक्वेशन 1 में ऐसा बोला था, देखो इधर, अदर पॉइंट, अगर पॉइंट आउटसाइड होगा तो 0.16 माइनस आर की जगह हम क्या लेंगे, r माइनस 0.16। तो हमें ये सब करके दिखाना नहीं पड़ेगा, फिर से फिगर भी उसके लिए ड्रॉ नहीं करनी पड़ेगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम यही लिखेंगे, लेकिन r माइनस 0.16, 3 अपॉन r माइनस 0.16 लेंगे, 3 अपॉन r माइनस 0.16 इज इक्वल टू 5 अपॉन r, ऐसा होगा। ओके, चलो पहले मैं सेपरेशन कर देता हूं, पार्टीशन कर देता हूं। आपको ऐसे पार्टीशन करके नहीं लिखना है, आपको तो इसके नीचे कंटिन्यू लिखना है। मैं इधर लिखता हूं r, अब इसमें से r की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लो, तो 3r, क्या हुआ, चलो 3r, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो 5 के साथ r माइनस 0.16, तो 3r वैसा का वैसा, 5 अंदर मल्टीप्लाई करो तो 5r माइनस 0.80, r एक तरफ ले लो और नंबर अदर साइड ले लो, तो इस तरफ 5r तो है, 3r को इस तरफ ले लो तो माइनस 0.80 इस तरफ ला दो तो प्लस 0.80, तो 0.80 5r में से 3r जाएगा तो 2r, 2 को डिवाइड कर दो इज इक्वल टू r, तो क्या हुआ, r इज इक्वल टू 0.40, r इज इक्वल टू क्या होगा, r इज इक्वल टू 0.40,
वो तो मीटर हुआ, यानी R इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। तो आंसर हम फ्रेम में लिखेंगे, तो कर दो फ्रेम इसको। और आंसर क्या लिखेंगे, ऐसे ही पॉइंट P विल बी एट, यहां पर 10 की जगह क्या लिखेंगे, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1, ऐसे ही आंसर लिखेंगे हम। तो therefore point P will be at 40 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1। ये हमारा आंसर हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट सम है, आपको अच्छी तरह से तैयार कर देना है। ओके, समझ आ गया। इसके बाद वाला लेते हैं नंबर 2, और रेक्टेंगुलर हेक्सागोन। यहां पर आपको क्या दिया है, रेक्टेंगुलर हेक्सागोन, इसके पर आपको कंसंट्रेट करना है। ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की साइड है, हैज अ चार्ज, चार्ज आपको 5 माइक्रोकूलम दिया है। एट ईच ऑफ इट्स वर्टाइसिस, उसके हेक्सागोन पर कितने वर्टाइसिस होते हैं, 6। हर एक वर्टाइसिस पर ये 5 माइक्रोकूलम है, तो 6 बार ऐसे चार्जेस दिए हैं। ओके, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन। हमें सेंटर ऑफ द हेक्सागोन पर पोटेंशियल फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, तो हमारी फॉर्मूला क्या है, देखो हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल V एट सेंटर इज इक्वल टू, हमारी फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन आर, ऐसी फॉर्मूला है। लेकिन चार्ज कितने दिए हैं, 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टाइसिस। तो हर एक हेक्सागोन में 6 वर्टाइसिस होते हैं, हर एक वर्टाइसिस पर ऐसे चार्ज है। तो कितने चार्ज हुए टोटल, 6 वर्टाइसिस है, 6 के 6 पर 5 माइक्रोकूलम है, तो टोटल कितने चार्जेस हुए, 6 हुए। तो यहां पर 6 चार्जेस, 6 क्यू लेना पड़ेगा। फॉर्मूला हमारी थी ना के क्यू अपन आर, पोटेंशियल की। बस अब वैल्यू रखनी है और आंसर लाना है, कितना इजी है देखो। तो V सेंटर इज इक्वल टू के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹9, 6 क्यू, क्यू कितना है 5 माइक्रो, 5 माइक्रो यानी 10⁻⁻6 होल अपॉन आर, आर यानी 10 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना है, अदरवाइज क्या लेंगे, 10 सेंटीमीटर में से मीटर में जाना है तो इंटू 10⁻² ले लेना है। सेंटीमीटर में से मीटर में जाना है तो साइड में इंटू 10⁻² लेना है। अब इसका आंसर निकालना है, तो देखो क्या आता है, V सेंटर इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर 9 6 जा, ऐसे कर दो, 6 5 जा 30, ओके, 6 5 जा 30, 39 जा 270, इतना हुआ 270, ऊपर 10⁻⁹9। अब देखो 10⁻⁹9, 9 में से 6 जाएगा 3, 10⁻³ -2 ऊपर आएगा, लो लिखो, 9 में से 6 जाएगा 10⁻³ अपॉन में क्या है 10 इंटू 10⁻² है। ये देखो, अब ध्यान से देखना, यहां पर ये एक जीरो कैंसल हो जाएगा। ओके, तो अब तो हमारा आंसर क्या हुआ, V सेंटर
27, 10⁻² पर जाएगा +2, 2 और 3 5, 10⁵ वोल्टेज, तो V, ये वोल्टेज है ना, तो यूनिट वोल्ट आएगा। तो ये हमारा आंसर है। आंसर हम फ्रेम करके लिखे, तो इसको हम फ्रेम में रख देते हैं। देखो, तो ये पोटेंशियल एट सेंटर आ गया। कितना इजी था। उसके बाद वाला सम देखते हैं। पहले तो हमें क्या क्या कॉन्सेंट्रेट करना है ये देखो। यहां पर 2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम यानी डाइपोल है। ए पॉइंट पर 2 माइक्रोकूलम है, बी पॉइंट पर -2 माइक्रोकूलम है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 6 सेंटीमीटर है। तो यहां पर हमें क्या फाइंड करना है, आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां आएगी। देखो, अगर ये डाइपोल है, ये रफ करता हूं मैं, मान लो कि ये डाइपोल है, ये ए है, ये बी है, तो उसका जो सेंटर होगा, मिड पॉइंट में परपेंडिकुलरली जो प्लेन होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ये वाला, ये रूल्स है। हमें आइडेंटिफाई करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस डाइपोल पर कहां होगा। तो मिड, तो कहां होगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी एट द सेंटर विद द परपेंडिकुलर टू द डाइपोल। तो कहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, तो एट द मिड पॉइंट। कैसे होगा, परपेंडिकुलर टू द डाइपोल। ओके, तो ऐसे वर्ड में लिखना है हमें। तो वर्ड में आंसर लिखते हैं। देखो, परपेंडिकुलर प्लेन एट द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल, परपेंडिकुलर प्लेन, perpendicular plane at the center of the dipole will be the equipotential surface, equipotential surface ऑफ द सिस्टम। ओके, फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, तो निकाल देते हैं। समझने के लिए ड्रॉ किया था, ऑफ द सिस्टम। ये पहला आंसर हुआ। अब दूसरा आंसर थियरिकल सम है। व्हाट इज द डायरेक्शन, हमें क्या बताना है यहां पर। देखो, क्या कॉन्सेंट्रेट करना है, डायरेक्शन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, किस डायरेक्शन में होगी। हम पढ़ चुके हैं कि इक्विपोटेंशियल पर एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर एट द सरफेस। तो वही लिखना है जो हम पढ़ चुके हैं। तो हियर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हियर इलेक्ट्रिक फील्ड, direction of electric field, direction of electric field will be perpendicular
आ जाएगा परपेंडिकुलर, नहीं आएगा, परपेंडिकुलर, समझ आएगा ये, परपेंडिकुलर, direction of electric field will be perpendicular at this surface at every point, at every point, at every point. Okay, at every point. तो ऐसे आपको थियरिकल आंसर देना है इसमें, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। ओके, तो ये हो गया हमारा सम नंबर 2.3। अब उसके बाद वाला लेते हैं, अ स्फीयरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। अब देखो पहला तो कौन कौन से डेटा दिए हैं हमें, 12 सेंटीमीटर हैज स्फीयरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस, रेडियस दिया है, चार्ज सॉरी हमको चार्ज भी दिया है। ओके, a spherical conductor of radius 12 centimeter has a charge of 1.6 into 10 raised to minus 7 coulomb distributed uniformly on the surface। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑन द सरफेस है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। अब देखो चार्ज कहां पर है, ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर चार्ज है, यानी अंदर चार्ज नहीं है। अंदर चार्ज नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगा, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर फाइंड करना है, और एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यहां इस सभी जगह पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले देखो इनसाइड द स्फीयर, तो इनसाइड द स्फीयर there will be a electric field will be zero because given charge are on its surface। जो चार्ज गिवन है वो सरफेस के ऊपर है, अंदर नहीं है, अंदर चार्ज नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ओके, पहला आंसर लिखेंगे, inside the sphere, inside the sphere, inside the sphere electric field E will be zero because charges, given charges are on the surface, सरफेस के ऊपर है, अंदर तो है नहीं, तो अंदर नहीं है तो अंदर ई जीरो होगा। चलो अब हम आंसर बी लिखेंगे, आंसर बी। तो जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, अगर ऐसा बोले ना जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, देखो जस्ट आउटसाइड द स्फीयर तो आर क्या होगा, जो रेडियस दिया है ना, रेडियस क्या है 12 सेंटीमीटर वो होगा, और यहां पर कितने डिस्टेंस, यहां पर 18 सेंटीमीटर, तो यहां पर आर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर होगा। फिर से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस पर फाइंड करना है, 18 सेंटीमीटर। लेकिन जब ऐसा बोले कि जस्ट आउटसाइड, जस्ट वर्ड लिखा हो, यहां पर इसको कॉन्सेंट्रेट करना है, जस्ट आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड लिखे तो जो रेडियस दी है वही हमें आर लेना है, स्मॉल आर डिस्टेंस, और यहां पर तो डिस्टेंस दिया है आपको, उसको ही हमें आर लेना है। तो अब हम बी और सी को सेपरेशन कर से, पहले तो मैं सेपरेट कर देता हूं, एक तरफ बी का आंसर लिखूंगा, एक तरफ सी का आंसर लिखूंगा। क्यों,
बी में क्या है, जस्ट आउटसाइड द स्पीयर, हियर जस्ट आउटसाइड द स्पीयर, जस्ट आउटसाइड द स्पीयर, जस्ट आउटसाइड द स्पीयर, ई ई की फॉर्मूला क्या है, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वैल्यू रखो और आंसर लाओ। तो के की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁹ क्यू चार्ज कितना दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन में आर स्क्वायर, आर कितना होगा 12 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो इंटू 10⁻2 लेना पड़ेगा और उसका क्या है स्क्वायर है, उसका स्क्वायर है। ओके, तो आंसर क्या आएगा, E इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर 16, ये पॉइंट निकालेंगे तो अपन में 10 आएगा, 16 9 जा 144 होगा और पॉइंट निकालेंगे तो अपन में 10 आएगा, 9 में से 7 जाएगा तो 10⁻2 आएगा, 10⁻2। ओके, 1 पॉइंट देखो 16 9 जा 144, पॉइंट निकाला तो नीचे 10, 9 में से 7 पावर गया तो 2 पावर, नीचे 12 का स्क्वायर 144 और 10⁻2 का स्क्वायर है तो 10⁻4 और -4 ऊपर जाएगा तो 10⁻+4 कर दूं, ये निकाल दिया। ओके, अब देखो कौन कौन सा टर्म कैंसल हो जाता है, ये वाला और ये वाला कैंसल हो गया। अब देखो 1 टाइम ये पावर और ये तो 10 ओनली पावर कैंसल हुई है, 10 बाकी है, 10⁻1, अब 2 की जगह कौन सी, अब देखो 2 कैंसल हुआ तो पावर 1 हो गई। ओके, तो 10⁻1 10⁻4 तो क्या हो गया 10⁻5, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो आंसर क्या होगा न्यूटन पर कूलम, ये हमारा आंसर है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, अरे फ्रेम करके लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। समझ आया कि नहीं, अब इस तरफ कहा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां फाइंड करना है, एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, तो एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर तो E इज इक्वल टू क्या होगा, हमारी फॉर्मूला क्या है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो E इज इक्वल टू देखो यहां लिखता हूं मैं, E इज इक्वल टू के यानी 9 इंटू 10⁻9, क्यू कितना है 1.6, तो पॉइंट निकाल दू तो अपन में क्या आएगा 10, 1.6 इंटू 10⁻7 अपन में आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर, तो आर कितना है 18 सेंटीमीटर में है, तो 10⁻2 मीटर में हो गया और उसका क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो कितनी बार लिखना पड़ेगा 2 बार लिखना पड़ेगा, तो 2 बार लिख दो, 2 बार लिखता हूं, समझ आता है ना, 2 बार लिख दिया। अब इसका कैलकुलेशन करके आंसर लिखना है। अब कैंसलेशन होगा, यहां पर क्या होगा कैंसलेशन, यहां पर 9 2 जा होगा, 9 2 जा 18, ओके, एक एक जीरो कैंसल हो जाएगा, तो कौन सा जीरो, अब देखो यहां पर एक जीरो और ये 10 कैंसल हो जाएगा। ओके, तो एक जीरो कैंसल होगा, 9 है 10⁻9 है तो 10⁻8 हो जाएगा। अब देखो यहां पर 10⁻2 है
और यहां भी कैंसिल होगा ना, 16/2, 16/2 देखो तो यहां भी कैंसलेशन होगा। अभी 16/2 कितना होगा, 16 को 2 से डिवाइड करें तो 8। ओके, तो अब देखो हमें क्या करना है, 10 की पावर पहले ले लो, पहले ए बचा क्या, 8/18 करना है। तो कैलसी का यूज करो, 8/18 तो क्या होगा, 8/18 तो 0.4444, 0.44 ये आया। अब देखो 10⁻² और -2, -4, -4 ऊपर आएगा, +4, +4 और 8, +4 और 8 तो 12, 12 में से 7 जाएगा, 10⁻7 तो 10�5, ये हुआ ना। अगर ऐसे भी कर सकते हो, 8 में से 7 जाएगा, 10⁻1, -2, -2, -4 ऊपर आएगा, +4, 4 प्लस और 1 5, ये भी आंसर चलेगा। और डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो एक एक डिजिट हम राइट साइड में शिफ्ट हो जाए, E इज इक्वल टू एक 4.4 इंटू एक डिजिट हम राइट साइड शिफ्ट हुआ तो एक पावर कम होगा, 10⁻4 यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। ये हमारा आंसर है। आंसर हम फ्रेम करके लिखेंगे, तो इसको फ्रेम कर दो। फ्रेम करके लिखे, लेकिन ऐसे करते हैं, ओके आ गया। तो ये ए बी और सी का आंसर हो गया, क्लियर हो गया। कैलकुलेशन तो कॉमन है, वो तो आप कर सकते हो। मुझे तो यही आपको सिखाना था कि ये फॉर्मूला लेंगे, फॉर्मूला रख के फॉर्मूला में वैल्यू प्लेस करके हमें आंसर लाना है। ये एक नई बात नहीं है, ये तो 10th स्टैंडर्ड का हो गया। ओके, फिर भी मैंने करवा दिया। अच्छा, उसके बाद वाला यहां क्या है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस 8 पिकोफैराड। देखो यहां पर कैपेसिटेंस आपको दे दिया है, तो 8 पिकोफैराड, C0 क्या दिया है, 8 पिकोफैराड। तो कैपेसिटेंस यानी फॉर्मूला क्या होगी, ε0A/d। ये जरूरत पड़ेगी, इसको इक्वेशन 1 दे दो। आगे रीड करो, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस बाय हाफ। अब देखो हम डिस्टेंस क्या कर देते हैं, डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस हाफ कर देते हैं, एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद द सब्सटेंस डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक भी आया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया है हमें, प्रॉपर नहीं हुआ है, फिर से कर देते हैं। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी दिया है, तो हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस। एक कैपेसिटेंस तो दे दिया है, पहले कैपेसिटेंस ये था, अब क्या चेंजेस कर रहे हैं, डिस्टेंस क्या कर दिया, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स रिड्यूस बाय हाफ। पहले कैपेसिटेंस ये था, अब डिस्टेंस हाफ कर देते हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, तो कैपेसिटेंस क्या होगा। तो अब हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है नया वाला, तो नाउ सी इज इक्वल टू, हमारी फॉर्मूला क्या है, कैपेसिटेंस की फॉर्मूला क्या है, ε0A/d, ऐसी है कि नहीं फॉर्मूला। लेकिन यहां पर डी नहीं लेंगे, हाफ। डिस्टेंस क्या किया है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स रिड्यूस बाय हाफ, हाफ है तो हमें d/2 लिखना पड़ेगा। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है, उसको हम के बोलते हैं, तो आगे हमें के लिखना पड़ेगा। बोलो ये समझ में आया कि नहीं। अब अपन का अपन कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो C इज इक्वल टू 2 ऊपर जाएगा, 2 के
और ब्रैकेट में क्या बचा, एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। इसकी वैल्यू तो हमें पता है, देखो 8 पिको फेराड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 में से रख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में से C इज इक्वल टू 2, के की वैल्यू रख दो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, इंटू 6, और इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में से 8 पिको, 8 पिको, पिको यानी 10⁻12 फेराड। तो फाइनल आंसर क्या आया हमारा, फाइनल आंसर C इज इक्वल टू, देखो 6 2 जा 8, 8 6 जा 48 होगा ना, ये 1 मिनट, 6 2 जा 12, 12 8 जा 96, 6 2 जा 12, 12 8 जा 96, ऐसे करो, अदरवाइज 8 6 जा 48, 48 2 जा 96, 96 और 10⁻12 यानी पिको फेराड, ये हमारा आंसर हो गया। तो आंसर है तो हम कैसे लिखेंगे, फ्रेम करके लिखेंगे, तो इसको फ्रेम कर दो। ओके, तो ये आंसर हम पहले तो यहां पर सेपरेशन डाल दिया, इसका आंसर यहां पर लिखा, ये हमारा आंसर हो गया, ये आंसर है। ओके, तो कितना इजी था, क्वेश्चन बड़ा है, आंसर से बड़ा तो क्वेश्चन है। ओके ओके, उसके बाद वाला सम लेते हैं। 3 कैपेसिटर्स, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिको फेराड आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में है। पहले तो हमें वो कॉन्सेंट्रेट करना है कि यहां पर जो कैपेसिटर्स दिए हैं सभी का मेजरमेंट 9 पिको फेराड है, 3 के 3 के, ओके, और सीरीज में है। तो व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, हमें इस कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस निकालना है, टोटल कैपेसिटेंस यानी सी इक्विवेलेंट। तो पहला आंसर सी इक्विवेलेंट, तो फॉर्मूला हम ये लेंगे, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 के 3 9 पिको फेराड है, यहां पर 9, यहां पर भी 9, यहां पर भी 9, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/9 कितनी टाइम है, 3 टाइम है। तो कैंसलेशन होगा, तो कैंसलेशन, ये दोनों का कैंसलेशन होगा, तो क्या बचेगा, 3 3 जा, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3, उल्टा कर दो तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 पिको फेराड। तो ये पहला आंसर हो गया। आंसर हम कैसे लिखते हैं, फ्रेम करके लिखते हैं, हो गया। अब दूसरा आंसर बी, आपको नीचे ही लिखना है, मैं सेपरेट करके लिखता हूं। ओके, मैं यहां पर सेपरेशन कर देता हूं। ओके, अब यहां पर हम आंसर बी लिखेंगे। आंसर बी, यहां पर क्या है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 120 वोल्ट। पहले तो किसके ऊपर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, तो यहां पर 120 वोल्ट दिया है, और हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, हमें पोटेंशियल डिफरेंस यानी V फाइंड करना है। अब देखो V फाइंड करना है हमें, ओके, V तो दे दिया है लेकिन ये नहीं रहेगा, तो V डैश लिखो, तो V क्या होगा, तो हमारे पास C की फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V है, इसमें से V को सब्जेक्ट कर दो, C नीचे चला जाएगा, Q अपॉन V इस तरफ आ गया, C नीचे जाएगा, नीचे क्या जाएगा, C, तो ये फॉर्मूला लेंगे हम, तो V इज इक्वल टू क्या लेंगे, Q अपॉन
सी, लेकिन सी कौन सा लेंगे, ये इक्विवेलेंट वाला, ये ध्यान में रखना है। ओके, तो वी डैश इज इक्वल टू क्यू, चार्ज। तो यहां पर चार्ज दिया है, चार्ज सी इक्विवेलेंट तो लेंगे हम, लेकिन V इज इक्वल टू क्यू अपॉन चार्ज कितना दिया है, चार्ज नहीं है, तो 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, वो तो हो गया। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 120 वोल्ट। ओके ओके, देखो ऐसा नहीं करना है, यहां पर, यहां पर देखो ये भी नहीं करना है। तीनों के तीनों कैपेसिटेंस कैसे इक्वल है कि नहीं है, वोल्टेज भी क्या होगा, डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। तो वी डैश इज इक्वल टू, यहां पर वी डैश इज इक्वल टू वी बाई 3 हो जाएगा। क्यों, तीनों कैपेसिटेंस कैसे है, देखो तीनों के तीनों कैपेसिटेंस कैसे है, इक्वल है, इक्वल है, तो तीनों में वोल्टेज भी इक्वली डिवाइड होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, तो करंट डिवाइड नहीं होगा, वोल्टेज डिवाइड होगा, और तीनों इक्वल है तो वोल्टेज भी इक्वली डिवाइड होगा, इक्वली 3 में तो डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। तो क्या होगा, V डैश इज इक्वल टू वी कितना दिया है 120 डिवाइड बाय 3, तो क्या आ जाएगा, V डैश इज इक्वल टू 40 वोल्ट। ये कैंसलेशन होगा ना, यहां पर, यहां पर कैंसलेशन करो तो ऊपर क्या आएगा, 40 आ जाएगा ना, तो V डैश इज इक्वल टू 40। तो ये हमारा आंसर आ गया, आंसर हम फ्रेम करके लिखे। हम वो भी गलत नहीं थे, लेकिन यहां पर चार्ज नहीं दिया है, हम वो फॉर्मूला लेते V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, तो Q देना पड़ता, तो यहां पर Q तो दिया नहीं है। ओके, लेकिन यहां पर तीनों, इसीलिए तीनों इक्वल दिए हैं, तो यहां पर डिवीजन भी डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आंसर बी। चलो उसके बाद वाला दिखते हैं। 3 कैपेसिटर्स, देखो इसके अगले वाले सम में तीनों के तीनों कैपेसिटर इक्वल थे, तो वोल्टेज भी इक्वली डिवाइड हुआ था, लेकिन वो सीरीज कॉम्बिनेशन था। यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, देखो यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वो सीरीज था, तो वहां पर वोल्टेज डिवाइड हुआ था, यहाँ पर चार्जेस डिवाइड होंगे, Q1 Q2 Q3 अलग अलग, और वही फाइंड करने हैं। देखो डिटरमाइन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो यहां पर Q1 Q2 Q3 अलग अलग मिलेंगे, क्योंकि तीनों कैपेसिटेंस कैसे हैं, अलग अलग। ओके, अगर तीनों कैपेसिटर इक्वल होते तो चार्जेस भी इक्वली डिवाइड होगा, लेकिन टोटल चार्जेस भी देना पड़ता उन लोगों को। इन शॉर्ट यहां पर देखो, चलो हमें C1 C2 C3 दे दिया है, Q1 Q2 Q3 निकालना है, उसके दिए वोल्टेज दे दिया है, और पहले सबसे पहले क्या करना है, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमें सी इक्विवेलेंट निकालना है, तो सी इक्विवेलेंट तो क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो C इक्विवेलेंट C1 कितना है 2 पिकोफैराड, C2 क्या है 3, C3 क्या है 4, सब पिकोफैराड में है, तो C इक्विवेलेंट, देखो चलो कलर चेंज करते हैं, C इक्विवेलेंट 3 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 पिको फेराड, ये हमारा आंसर आ गया। आंसर हम कैसे लिखेंगे, फ्रेम करके लिखेंगे, ये हमारा आंसर ए हो गया। अब आंसर बी निकालना है। ओके, तो आंसर बी के लिए देखो सर क्या करते हैं, पहले तो
तीन सेपरेशन कर देते हैं, यहां पर, यहां पर और यहां पर। क्यों? हमें डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, पहले कैपेसिटर पर का चार्ज Q1, दूसरे पर का Q2, तीसरे पर का Q3, तीनों पर के अलग अलग चार्ज हमें फाइंड करने हैं। तो फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू CV, ये फॉर्मूला है, तीनों में लेनी है। Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV। अब देखो, मैं C1 रखूंगा तो Q1 मिलेगा, C2 रखूंगा तो Q2 मिलेगा, C3 रखूंगा तो Q3 मिलेगा। C1 C2 C3 यहां पर है, ये C1 है, नहीं दिखता है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो तीनों C1 रखेंगे तो Q1, Q इज इक्वल टू CV। फॉर्मूला कैसे आई? हमारे पास C इज इक्वल टू क्या है? Q अपॉन V है। ओके, और डार्क कलर हो गया है, तो फिर से लिखते हैं, चलो अलग कलर से लिखते हैं। C इज इक्वल टू Q अपॉन V है, तो Q को सब्जेक्ट करो, इसको इस तरफ ला दो, Q इज इक्वल टू CV, ये फॉर्मूला यूज की है बस। तो हर एक कैपेसिटर पर का हम चार्ज डिटरमाइन करेंगे, वैल्यू रखो, आंसर लाओ। तो चलो Q1 C1 क्या है? C1 यानी 2 पिको फेराड, 2 पिको यानी 10⁻⁻12। V वोल्टेज कितना है? 100 यानी 10⁻²। तो Q1 क्या होगा? तो Q1 इज इक्वल टू 2, 10 में से 12 जाएगा तो -10, और चार्ज है तो कूलम। आंसर किस में लिखेंगे? हम फ्रेम करके लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर हुआ। अब ऐसे ही Q2, चलो Q2 लिखते हैं, तो Q2 इज इक्वल टू C2 यानी 3 पिको फेराड, तो 3 पिको यानी 10⁻⁻12। V कितना है? 100 यानी 10⁻²। तो Q2 इज इक्वल टू 3, 2 में से 12 जाएगा, 10⁻⁻10, चार्ज है तो कूलम। आंसर फ्रेम करके लिखेंगे। ओके, यहां पर सिमिलरली ऐसा ही करो। Q3 C3 क्या है? 4 पिको यानी 10⁻⁻12। V यानी 100 यानी 10⁻²। तो Q3 इज इक्वल टू 4, 2 में से 12 जाएगा तो 10⁻⁻10 कूलम। ये भी आंसर है, तो हम फ्रेम करके रख दें, थोड़ा ऊपर करके रखें। ओके, और वो तो रफ है, तो ये निकाल देते हैं हम। तो ये हो गया हमारा सम नंबर 2.7। अब इसके बाद वाला लेते हैं 2.8। यहां पर क्या है? पहले तो क्या कॉन्सेंट्रेट करना है वो ध्यान रखो। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स, पहला एक कैपेसिटर है, उसमें दो प्लेट के बीच में एयर है। ईच प्लेट हैज एन एरिया, आपको एरिया दे दिया है, एंड डिस्टेंस बिटवीन, और डिस्टेंस भी दे दिया है, मिलीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, आपको क्या फाइंड करना है? आपको कैपेसिटेंस फाइंड करना है। पहले यहां पर देखो इतना। ओके, आगे क्या लिखा है? इफ द कैपेसिटर इज connected to a 100 watt supply, what is the charge on the each plate? हमें क्या फाइंड करना है? चार्ज ऑन ईच प्लेट। वो तो बाद में, पहले तो हम कैपेसिटेंस फाइंड करें। तो कैपेसिटेंस की फॉर्मूला क्या होगी? पहला आंसर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो A अपॉन D। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये तो इसकी वैल्यू है, याद रखनी। एरिया आपको क्या दिया है? 6 इंटू 10⁻⁻³ अपॉन में डिस्टेंस कितना दिया है? 3 मिलीमीटर।
मिलीमीटर में से हमें मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10⁻³ लेंगे। तो अब क्या क्या कैंसिल होगा, यहां पर देखो 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, यहां 3 2 जा होगा तो 3 2 जा तो ऊपर 2 बचेगा, तो C इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 8 जा 16 17 70 का 7 कैरी 1 पॉइंट का पॉइंट, 2 8 जा 16 और 1 17.70 और 10⁻⁻12 है, -12 यानी पिको, तो मैं पिको लिख दू, पिको फेराड। ये भी आंसर लिख सकते हो, अदरवाइज C इज इक्वल नियरली इक्वल टू C नियरली इक्वल, ये आंसर भी चलेगा 17.7 यानी नियरली 18 पिको फेराड, ये भी लिख सकते हो। सर ऐसा क्यों लिखा, बुक के पीछे ऐसा आंसर दिया है नियरली इक्वल टू, राउंड फिगर में लिया है, तो आप ये भी, ये बुक का आंसर है तो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो ये आंसर भी चलेगा, गलत तो है नहीं। ओके, अच्छा अब आगे, तो इसके लिए पहले तो मैं सेपरेशन कर दूं, पहले हम सेपरेशन कर देते हैं। अब क्या हमें फाइंड करना है, देखो इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट, ईच प्लेट पर हमें, ईच प्लेट है, ओके तो ये प्लेट तक एक्सटेंड करना है आपको, आपको ये जो है ये पूरा हो जाएगा, कोई बात नहीं, ये जो है ईच प्लेट पर चार्ज फाइंड करना है आपको, ये भी निकल गया। हाँ तो चलो पहले हम चार्ज फाइंड करना है Q, तो Q इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, C इज इक्वल टू Q/V है, तो V इस तरफ ले जाओ तो Q इज इक्वल टू क्या होगा CV, ये फॉर्मूला है, तो C कौन सा मिला हमें यहां पर, तो Q इज इक्वल टू C यानी 18 पिको, पिको यानी 10⁻12, V यानी वोल्टेज कितना है 100 यानी 10⁻2, तो Q इज इक्वल टू, Q इज इक्वल टू 18, 2 में से 12 जाएगा तो 10⁻⁻10, चार्ज है तो कूलम, तो 18 ये भी लिख सकते हो, और स्टैंडर्ड फॉर्म में, डेसिमल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, यहां पर पॉइंट है, एक पॉइंट इस तरफ शिफ्ट हो जाओ, 1.8 लेफ्ट साइड शिफ्ट हुए तो 1 ऐड होगा, 1 ऐड होगा तो 10⁻⁻9 कूलम, -9 है तो नैनो लिख सकते हैं, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो Q इज इक्वल टू 1.8 नैनो कूलम, ऐसा ये लिखो कि ये लिखो, दोनों चलेगा, आंसर तो वही है, आंसर तो वही है, तो चलेगा, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, और वो तो एक्स्ट्रा है तो हम निकाल देते हैं। अब देखो ये Q की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻9 और ये 18 पिको फेराड, दोनों की वैल्यू इसके बाद वाले सम में काम आने वाली है। देखो यहां पर ऐसा लिखा है, ये देखो यहां पर एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8, जो इसका अगला वाला सम किया एक्सरसाइज में 2.8 नंबर में, वही डेटा लेने हैं, 3 मिलीमीटर थिक माइका सीट, माइका क्या है एक डाइलेक्ट्रिक है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसका कांस्टेंट क्या दिया है 6, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी के, ये किसकी वैल्यू दी है हमें, के की वैल्यू दी है, ओके वेयर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, दो प्लेट के बीच में ऐसा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा है जिसको हम माइका सीट बोलते हैं, वो 3 mm की है, वो कितने mm की है 3 mm की, आगे वही डेटा था, तो पहला आंसर क्या लिखना है हमें, ए, while the voltage supply remained connected after the supply was
डिसकनेक्टेड। हमें क्या फाइंड करना है? एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, व्हाट वुड हैपन। हमें यहां पर क्या डिस्कस करना है? व्हाट वुड हैपन, क्या होगा अगर मैं वोल्टेज सप्लाई को रहने दूं या उसको निकाल दूं। दो केस है, तो दो केस हम क्या करते हैं? पहला सेपरेशन डाल देते हैं, ऐसा कर देते हैं। यहां पर पहला आंसर लिखेंगे, यहां पर दूसरा आंसर। पहला आंसर यानी वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, तो क्या होगा? इफ सप्लाई वोल्टेज सप्लाई remained connected, तो अगर वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड रहता है तो क्या होगा? और अगर डिसकनेक्ट कर दे आफ्टर द सप्लाई was disconnected, disconnected, तो क्या होगा? ओके, तो दोनों में वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड हो कि डिसकनेक्टेड हो, ये फैक्ट है कि बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा। जो पहले था कैपेसिटेंस, उससे कितना हो जाएगा? के टाइम्स हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस के, कैपेसिटेंस सी डैश के टाइम्स पहला जो कैपेसिटेंस था C0, उससे के टाइम्स हो जाएगा। C0 यानी पहला कितना था, तो वो हमें कहां से लेना है? एक्सरसाइज 2.8 में से। 2.8 में यानी पिछले वाला सम में कितना था? 18 पिकोफैराड, वो लेना पड़ेगा हमें। तो के की वैल्यू रख देनी है हमें। के की वैल्यू क्या दी है हमें? के की वैल्यू 6 है, 6 और इसकी वैल्यू 18 पिकोफैराड। पिको है तो 10⁻⁻12 ओके फैराड। तो आंसर क्या हुआ? सी डैश इज इक्वल टू 18 6 108 और 10⁻12 है तो पिको फैराड। ये आंसर हुआ। पहला तो ये चेंज होगा और ये चेंज दोनों में होगा, सिर्फ इसमें नहीं। सप्लाई कनेक्टेड है कि डिसकनेक्टेड है, जो कैपेसिटेंस है वो तो के टाइम्स होगा ही, तो वो तो हमें यहाँ पर भी लिखना है। सी डैश इज इक्वल टू के C0, के यानी 6 है वही लिखना है, और आगे का लिखना है C0 यानी 18 पिको फैराड। तो सी डैश इज इक्वल टू 18 6 108 पिको फैराड। ये हमारा आंसर आ गया। आंसर हम फ्रेम करके लिखेंगे। एक तो ये व्हाट वुड हैपन, पहले तो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा। अब क्या होगा यहां पर? अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर चार्ज चेंज होगा और यहां पर वोल्टेज चेंज होगा। यहां पर क्या चेंज होगा? यहां पर वोल्टेज चेंज होगा। तो चार्ज की फॉर्मूला क्या लेंगे हम? चार्ज की फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV है ना, वही तो। लेकिन C कौन सा लेंगे? ये डैश वाला C लेंगे तो ही Q डैश वाला मिलेगा। तो वैल्यू रखो C डैश यानी 108 पिको यानी 10⁻⁻12। V वोल्टेज कितना दिया है? वोल्टेज अगला वाला सम का लेना है, तो उसमें क्या था? 100, तो 100 यानी 10⁻², तो 10⁻², तो Q डैश कितना आया? तो 108, 2 में से 12 जाएगा तो 10⁻⁻10 चार्ज है तो कूलम। ये हमारा आंसर आ गया, तो इसको फ्रेम करके रख लो। तो ये वोल्टेज तो वही का वही रहेगा, वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होगा। लिखना है तो लिख सकते हैं, पीछे दिया है आंसर।
आप नहीं लिखोगे तो भी चल, चेंज क्या हुआ है, व्हाट वुड हैपन, ये चेंज होता है वही लिखना है। वोल्टेज तो वही का वही रहेगा, फिर भी पीछे आंसर है तो मैं लिख देता हूं V, एंड V इज इक्वल टू 100 वाट, वो तो वही का वही रहेगा, वो भी एक आंसर है, वो तो पीछे दिया है इसलिए, लेकिन ये कोई चेंज नहीं होता है तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। यहां पर वोल्टेज, तो यहां पर हमारे पास C की फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू क्या है, Q अपॉन V है, हमें तो V की फॉर्मूला चाहिए, तो V सब्जेक्ट कर लो, C नीचे आ जाएगा, Q अपॉन C, Q अपॉन C, लेकिन ये डैश वाला लेना है। चार्ज कहां से लेना है, ये 2.8 में हम 2.9 वाला सम कर रहे हैं, 2.8 में हमने चार्ज फाइंड किया है, देखो ये चार्ज फाइंड किया है ना 1.8 नैनो, तो वो लेना है। तो यहां पर 1.8 नैनो यानी 10⁻⁻⁹ अपॉन में C डैश, तो 108 पिको, पिको यानी 10⁻12, तो यहां से पॉइंट निकाल दो तो नीचे 10 आएगा, तो आंसर क्या होगा 18 इंटू 10⁻⁹ है, यहां से पॉइंट निकाला तो नीचे 10 और ऑलरेडी 108 और 10⁻12 तो है, अब V डैश इज इक्वल टू, अब कैलसी का यूज करना है। अब देखो पहले 10 की 10⁻1 है, 1 में से 12 जाएगा -11, -11 ऊपर जाएगा +11, 11 में से 9 जाएगा तो 10⁻2, 18 डिवाइड बाय 108, 18 डिवाइड बाय 108, 0.1666, 0.166, ओके। अगर मैं 2 पॉइंट इस तरफ शिफ्ट हो जाऊं तो 2 पावर निकल जाएगी, तो V डैश इज इक्वल टू 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाऊं 16.6, तो 2 पावर निकल गई, ओके वोल्ट, ये हमारा आंसर हो गया। तो आंसर हम फ्रेम करके लिखते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सम इंपॉर्टेंट है, तो मेरी तरफ से तैयार रखना, मैं IMP लिख देता हूं, ओके ये सम भी तैयार रखना। लेकिन ऐसे एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा फ्रॉम सम नंबर 2.8 में से डेटा लो, सभी डेटा आपको दे दिए होंगे, उसमें से फाइंड करके आपको लिखना है, ओके। हमने जो अगले वाले सम में फाइंड किया है वो आपको फिर से फाइंड करके इसमें रखना पड़ेगा, ओके। चलो इसके बाद वाला सम लेते हैं 2.10, ये तो बहुत इजी वाला है। यहां पर पहले तो हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे कौन कौन से डेटा दिए हैं। पहले तो हमें फिर से देखो कैपेसिटेंस दे दिया है और वोल्टेज दे दिया है, वोल्टेज, तो हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, हमें एनर्जी चाहिए। आपको पहले तो डेटा लिखो कौन कौन सा दिया है, तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 12 पिको, पिको यानी लिखो ना अभी पिको फेराड, एंड वोल्टेज V इज इक्वल टू 50 वोल्ट, और एनर्जी फाइंड करनी है, ओके। तो U इज इक्वल टू, हमारी फॉर्मूला क्या है 1/2 CV², वैल्यू रखो और आंसर लाओ, तो 1/2 C यानी क्या है 12 इंटू 10⁻⁻12 पिको यानी, और V का स्क्वायर तो 50 का स्क्वायर यानी 50 इंटू 50, ओके। तो यहां पर कैंसलेशन होगा, यहां पर कैंसलेशन करते हैं तो इसका होगा, इसका और इसका, तो कैंसलेशन करने के बाद क्या आएगा, तो 12 डिवाइड बाई 2 तो 6 हो जाएगा, तो U इज इक्वल टू
देखो 6 5 जा 30, 35 जा 150, और ये जीरो और ये जीरो, और 10⁻⁻12। ओके, और एनर्जी है तो जूल। तो U इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज यहां पर देखो स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो आफ्टर 1 डिजिट शुड बी पॉइंट। तो यहां पर पॉइंट है तो 1 2 3 4, 4 पॉइंट में शिफ्ट हुआ लेफ्ट साइड, तो 4 पावर ऐड होगा, -12 + 4, तो 10⁻⁻8 जूल। ये आंसर हो गया। आंसर हम फ्रेम करके लिखेंगे तो इसको ये आंसर हो गया। ओके, अब उसके बाद वाला वो हमारा लास्ट सम है, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इसको भी मैं IMP लिख देता हूं। ओके, ये भी आपको तैयार रखना है। आपको क्या क्या दे दिया है, पहले तो आपको वोल्टेज दे दिया है, कैपेसिटेंस दे दिया है। देखो, और 600 पिको फेराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ 200 वोल्ट सप्लाई, इट इज देन डिसकनेक्टेड। उसको आपको क्या करना है, डिसकनेक्ट करना है, डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज। क्या, इसको डिसकनेक्ट करके आपको एक कैपेसिटर को कनेक्ट करना है दूसरे, और वो भी इसका, ये 600 पिको फेराड है तो ये भी 600 पिको फेराड है, तो दोनों को आपको क्या करना है। अब दो, चलो ये मैंने जो वोल्टेज है उसको डिसकनेक्ट किया, ओके, और ये मैंने कंबाइन कर दिया, फिर से इसको डिसकनेक्ट, वोल्टेज को निकाल दिया, और दूसरा एक कैपेसिटर है जो अनचार्ज है, उसको इस चार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज कनेक्शन में। याद रखना, दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज कनेक्शन में। तो ये C1 हुआ, ये C2 हुआ, हमें C इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। ओके, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, हमें ये फाइंड करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट, लॉस्ट कितनी होती है इन दिस प्रोसेस, वो फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, देखो पहले तो चलो, पहले जब हमें कितनी लॉस्ट होती है एनर्जी, तो पहले कितनी थी, जब सप्लाई था तब एनर्जी कितनी थी, जब हम उसको डिस्कनेक्ट करते हैं और ये कैपेसिटर ज्वाइन करते हैं तब एनर्जी कितनी थी, वो दोनों फाइंड करनी है, और दोनों का सब्ट्रैक्शन करके हम कितनी लॉस्ट होती है वो निकालेंगे। तो इफ सप्लाई इज कनेक्टेड, सप्लाई इज कनेक्टेड, तो क्या होगा, तो U इज इक्वल टू U1 लिखेंगे, U1 इज इक्वल टू 1/2 CV², तो U1 इज इक्वल टू 1/2, चलो C कितना है 600 पिको 10⁻⁻12 V का स्क्वायर, V क्या है 200, स्क्वायर यानी 2 टाइम, 200 इंटू 200, तो यहां पर कैंसलेशन होगा, यहां पर कैंसलेशन होगा, तो कितना बचेगा 600/2, तो 300 होगा। तो U1 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 2 जा 12, 20 यानी 60, और 10⁻⁻12 है, तो U1 इज इक्वल टू 12, 6 में से 12 जाएगा तो -6, एनर्जी है तो जूल, तो U1 इज इक्वल टू 12, इसको माइक्रो भी बोल सकते हैं, माइक्रो जूल। ये हमारा पहला वाला आंसर आ गया, तो इसको फ्रेम करके लिख देते हैं U1। अब इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ओके, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इफ सप्लाई इज डिस्कनेक्टेड, सप्लाई
इज डिसकनेक्टेड, डिसकनेक्टेड। तो U2, तो देखो यहां पर, तो U2 क्या मिलेगा, तो 1/2 C इक्विवेलेंट V स्क्वेयर। देखो ये फॉर्मूला हो, तो C अब डिसकनेक्ट कर देते हैं तो दूसरा कैपेसिटर इसके साथ ज्वाइंट होता है, वो सीरीज कनेक्शन में होता है। सीरीज कनेक्शन में होता है तो हमें C इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे हम C इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट ऐसे निकालेंगे 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। बाद में ये फॉर्मूला लेंगे तो 1/C इक्विवेलेंट, तो 1/C1, C1 कितना है 600, ये भी कितना है 600, तो कितनी टाइम हुआ 2 टाइम। बाद में ये फॉर्मूला लेंगे हम, पहले C इक्विवेलेंट निकाल देना है। सप्लाई डिस्कनेक्ट करते हैं और कैपेसिटर को ज्वाइन करते हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ कौन से कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहां पर C इक्विवेलेंट निकालना होगा, फिर हम ये फॉर्मूला लेंगे। तो बाद में लिखते हैं ये फॉर्मूला। अब C इक्विवेलेंट निकालते हैं हम, तो 1/C इक्विवेलेंट कितनी बार हुआ 2 टाइम 1/600, कैंसलेशन होगा। तो चलो कैंसलेशन करो, तो कैंसलेशन होगा तो कितना बचेगा, कैंसलेशन करने के बाद नीचे 300 बचेगा। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/300, यानी C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 300। ओके, और 600 क्या था पिको फेराड, तो ये पिको फेराड ये मत भूलना। तो अब तो ये C इक्विवेलेंट आया, हमें तो एनर्जी चाहिए अब, तो एनर्जी फाइंड करते हैं U2, तो U2 इज इक्वल टू 1/2 अब C इक्विवेलेंट V स्क्वायर। फॉर्मूला तो यही है लेकिन C इक्विवेलेंट लेनी है, तो U2 इज इक्वल टू 1/2, C इक्विवेलेंट कितना आया 300, 300 पिको, पिको यानी 10⁻⁻12 V स्क्वायर, V स्क्वायर यानी V2 टाइम, V कितना है 200, तो 200 2 टाइम लिखना है, तो 200 इंटू 200 अपॉन में नहीं लिखा है, हाँ समझ आ जाएगा ना। यहां पर कैंसलेशन होगा, तो चलो कैंसलेशन करो, तो यहां पर 300 डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा 150 आएगा। तो U2 इज इक्वल टू, देखो 15 2 जा 30 2 जा 60, ये 1 0, ये 2 0 और ये 2 0 और इंटू 10⁻⁻12 है। तो U2 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 0 है तो 10⁻6 इंटू 10⁻12, तो U2 इज इक्वल टू 6, 6 में से 12 जाएगा तो -6 यानी माइक्रो जूल। तो ये U2 आ गया हमारा, ये हमारा U2 आ गया। अब देखो हमें तो लॉस्ट एनर्जी चाहिए, तो लॉस्ट एनर्जी के लिए हमें U1 में से U2 माइनस करनी होगी। तो अब हम लॉस्ट एनर्जी निकलते हैं, तो लॉस्ट एनर्जी, लॉस्ट एनर्जी इज इक्वल टू U1 माइनस U2। तो U1 क्या है 12, तो 12 माइक्रो जूल माइनस U2 6 माइक्रो जूल। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6। फाइनल आंसर हम अलग कलर में लिखे, इक्वल टू 12 में से 6 जाएगा 6 माइक्रो जूल। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। आंसर हम फ्रेम करके रख दें, तो ये हमारा यहां से नहीं यहां से, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट सम है, तो ये आपको मेरी तरफ से एग्जाम के लिए आपको ये तैयार रखना है। ओके, आगे में मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट भी लिखना है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो पूरे के पूरे 11 एक्सरसाइज के पूरे 11 सम हमने कर दिए। ओके, आपको अच्छी तरह से ये तैयार कर देने हैं। अब हम अगले लेक्चर में इलस्ट्रेशन लेंगे इसके। ओके, फिर से बोलता हूं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो कि जैसे ही मैं मेरा नया वीडियो आए तो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और आपके फ्रेंड लोगों में भी आप उसमें भी शेयर करो और उनको भी सब्सक्राइब करने को बोलो। ओके, अच्छा, तो हम इसके अगले वाले लेक्चर में मिलते हैं। ओके, चलो टाटा बाय, सी यू।